मित्रों, मित्रों आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं विश्व राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर जो टॉपिक थे वो क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद हमने कुछ टॉपिक विश्व राजनीति के संदर्भ में भी डाले थे। तो विश्व राजनीति के संदर्भ में आज जो टॉपिक लेके आए हैं वह रहेगा अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता का तात्पर्य। और इससे पहले हम शीत युद्ध के बारे में, यानी कि गुट निरपेक्षता का दौर आने का कारण क्या था, तो वही था शीत युद्ध। क्या था? शीत युद्ध था। तो शीत युद्ध के बारे में हमने जानकारी ले ली है, कोल्ड वार के बारे में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक रहा, तो इसका जो दी एंड है वो अमेरिका ने किया था, क्योंकि अमेरिका ने जापान के दो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी नामक दो शहरों पर लिटिल मैन और फैट मैन नामक परमाणु बम गिराकर इसका क्या किया, इसका समापन किया, या इस जो द्वितीय विश्व युद्ध की प्रक्रिया चल रही थी उसको समाप्त कर दिया था। तो यहाँ तक कि हमने जानकारी शीत युद्ध के उस टॉपिक के माध्यम से ली थी, लेकिन आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम इसके बाद में कोल्ड वार की स्थिति और कोल्ड वार की स्थिति के संदर्भ में, यानी शीत युद्ध की स्थिति के संदर्भ में जो भारत ने, जो तृतीय विश्व के देशों ने, यानी कि दो महाशक्तियां तो थी यूएसएसआर और एक यूएसए, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, तो दोनों जो गुट थे उन गुट से अलग रहकर अपनी अलग विदेश नीति अपनाते हुए अपना अलग से वर्चस्व स्थापित किया। तो उस आंदोलन को जो हम नाम से जानते हैं NAM या नेम, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से उसको जानते हैं। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति थी, तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर देश अमेरिका के खेमे में या अमेरिका के गुट में शामिल हो गए और ज़्यादातर देश सोवियत संघ यानी कि रूस के गुट में शामिल हो गए थे। लेकिन इसी वक्त पर हमारे भारत, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया ऐसे कुछ राष्ट्रों ने मिलकर अपनी अलग से एक नीति स्थापित की। उस नीति को हम गुट निरपेक्ष नीति या गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी एक तरह से अलग ही संदर्भ में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो इसको अलग संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। आप गुट निरपेक्ष का तात्पर्य यह ले रहे होंगे कि गुट निरपेक्ष तो एक तटस्थता की नीति है। तटस्थता की नीति यानी तटस्थता का अर्थ तो क्या होता है? तटस्थता का अर्थ तो होता है चुप रहना, यानी कि बिना गलत या सही का निर्णय लेते हुए एक तरह से तटस्थ हो जाना। लेकिन इस नीति यानी गुट निरपेक्ष जो नीति है, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो शुद्ध अर्थ है, इसका जो तात्पर्य है, वह न्याय के आधार पर सक्रिय भागीदारी करना। न्याय के आधार पर, यानी कि सही और गलत का निर्णय लेकर या सही और गलत को पहचान कर हमको क्या करना है? सक्रिय भागीदारी करनी है न्याय के आधार पर। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य आपने समझ लिया, न्याय के आधार पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना या अपनी सक्रिय भागीदारी स्थापित करना। ठीक है मित्रों, तो आपको आज के संदर्भ में जो विकासशील देश हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित, संगठन से संबंधित देश हैं, क्योंकि जो विकासशील देश थे वहीं ज़्यादातर देश क्या है कि दोनों महाशक्तियों के बीच में फंसना नहीं चाहते थे, और इसलिए इन्होंने अलग से अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन स्थापित किया। वर्तमान में नेम के जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वह 120 से भी अधिक हो चुकी है मित्रों, क्योंकि ज़्यादातर जो राष्ट्र हैं वह कभी भी विश्व युद्ध की स्थिति पैदा करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी है क्योंकि वह अपने देश का विकास ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके देश का पूर्ण तरह से विकास भी नहीं हुआ है। तो इसलिए वह क्या कर रहे हैं? अपने देश के विकास संबंधी कार्यों में ज़्यादातर भागीदारी निभा रहे हैं, जबकि युद्ध में वो ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। अगली बात आती है कि वही इस जो यह आंदोलन है, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, इसकी नींव कब या कहाँ से रखी गई? तो इसके लिए प्रथम एशियाई सम्मेलन हुआ था। प्रथम एशियाई जो सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, तो वह 1947 में हुआ था। ठीक है, 1947 में तब हमारा देश स्वतंत्र भी हुआ था 1947 को।
तो क्या है कि उस टाइम पे हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम किसी भी खेमे में जाकर मिले और उस खेमे में मिलकर अपनी भागीदारी स्थापित करें, क्योंकि हमारे देश के सामने वैसे भी अनेक परिस्थितियां थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, गरीबी भुखमरी इस कदर छाई हुई थी कि बिल्कुल सोचने का वक्त नहीं था कि किस खेमे में जाकर मिले और युद्ध की प्रक्रिया में हम इन्वॉल्व हो। इसलिए हमारे जो पंडित नेहरू जी हैं, जो प्रथम प्रधानमंत्री बने हमारे, उनकी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में प्रदर्शित हुई थी। तो जो प्रथम एशियाई सम्मेलन हुआ 1947 में, इसमें क्या हुआ, तृतीय विश्व की एकता, यानी तृतीय विश्व की एकता का मतलब हुआ तृतीय विश्व के जो देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उन्होंने अलग से क्या है, उन गुटों से अलग होकर अपना अलग वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था। तो इसकी सर्वप्रथम जो भागीदारी हुई या सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई वह प्रथम एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद में द्वितीय एशियाई शिखर सम्मेलन बांडुंग 1949 में हुआ। इसके बाद में द्वितीय जो शिखर सम्मेलन हुआ वो बांडुंग नामक स्थान पर हुआ, 1949 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद में मित्रों तीसरा जो एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन 1955 में, वो भी बांडुंग में ही हुआ था। वह 29 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। कितने राष्ट्रों ने? 29 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। और इसी आंदोलन से क्या है, एशिया अफ्रीका आंदोलन से ही हमारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या है, नींव स्थापित हो गई थी। इस आंदोलन में तृतीय विश्व के अनेक राष्ट्रों ने यूएनओ का समर्थन किया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1945 में यानी 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था, उसका क्या किया, समर्थन किया। और इसके समर्थन के साथ ही इन्होंने अलग से इन सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुख नेता थे, जिनमें पंडित नेहरू जी हमारे इंडिया से, नासिर, टीटो, सुकर्णो और क्वामे नक्रुमा, ये 5 क्या थे, ये 5 नेता प्रमुख 5 देशों से थे। इनको 5 पांडवों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अलग से अपनी नीति बनाई थी। ठीक है। तो इस नीति को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया, यानी नेम के नाम से जाना गया। यानी कि बांडुंग सम्मेलन जो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई वो 2005 में मनाई गई थी। 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 2005 में मनाई गई है। और इसके जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई बांडुंग सम्मेलन 1955 से, एशियाई जो अफ्रीकी सम्मेलन हुआ था, तो इसमें 5 राष्ट्रों ने भाग लिया था और 5 राष्ट्रों के 5 नेताओं ने भाग लिया था। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि किस किस ने लिया था। तो ये लिया था नेहरू जी, सुकर्णो, नासिर, टीटो और क्या था, ये क्वामे नक्रुमा। ठीक है, ये 5 जो प्रमुख नेता थे इन्होंने भाग लिया था। इसमें क्या है कि रंगभेद, उपनिवेशवाद और शीत युद्ध ऐसी कुछ से जो समस्याएं थी उस वर्तमान समय में, उनसे निपटने के लिए अलग से अपना सम्मेलन स्थापित किया था। ठीक है। इसके बाद में भी ब्रोइनी बैठक हुई 1956 में। इसके बाद ब्रोइनी बैठक के बाद में भी वाली बैठक हुई 1961 में। इस प्रकार से अनेक बैठकें हमारे सामने प्रदर्शित हुई थी। लेकिन इन बैठकों का निष्कर्ष यही निकला कि अलग से हमने क्या की, अपनी गुटनिरपेक्षता आंदोलन की अलग से जो स्थापना करनी थी, हमको अलग से अपना वर्चस्व स्थापित करना था। दोनों जो महाशक्तियाँ थी जो विश्व पटल पर छा रही थी, जो तृतीय विश्व युद्ध को न्योता दे रही थी, लेकिन वह शीत युद्ध के दौर से ही गुजरते गुजरते 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी, जो भारीपन या खुलेपन की जो नीतियाँ थी, उन नीतियों के कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही, यानी कि बर्लिन दीवार के ढहने के साथ ही क्या हुआ, यह शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। और 1991 के बाद में हमने जो वैश्वीकरण का टॉपिक पढ़ा था, वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई थी, यानी कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से विकसित करने के संदर्भ में महाशक्तियों ने अपने जो ध्यान है वह युद्ध से हटाकर इस संदर्भ में दिया था। आपको पता ही है कि आज जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य में, जो वर्तमान की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही है, तो वो जो यूक्रेन है वह क्या है कि बेलारूस यानी रूस का हिस्सा है, सोवियत संघ का हिस्सा था, जिसमें कि साम्यवादी नीतियाँ अपनाई गई थी। लेकिन जो अमेरिका है वह क्या है कि अपनी नीतियों को थोपते हुए यूक्रेन को भी अपने देश में मिलाना चाहता है, यानी यूरोपीय संघ में मिलाना चाहता है। लेकिन सोवियत संघ इसका विरोध कर रहा है, और सोवियत संघ का विरोध करना जायज़ भी है। ठीक है।
तो इस प्रकार हमारे सामने जो शीत युद्ध के बाद में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की जो नीति आई है, वह जो नीति है वह आज तक अग्रसर होती रही है, यानी कि वह वहाँ तक ही नहीं है सीमित, आज तक यह अग्रसर होती रही है। इसके बाद में एक सम्मेलन हुआ था 1961 में। 1961 में नेम का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ जो बेलग्रेड में हुआ था। और बेलग्रेड में क्या है कि इसमें दो चीज़ें अपनाई गई थी, एक तो नकारात्मक नीतियाँ या नकारात्मक उद्देश्य और एक सकारात्मक उद्देश्य। नकारात्मक उद्देश्य वह होते हैं जो कि आज के संदर्भ में गलत हैं, आज के संदर्भ में क्या है, गलत हैं, और वो स्थापित हो रहे हैं, उनको थोपा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वो नकारात्मक उद्देश्य क्या क्या थे, उनको जो अपनाया गया था हमारे 1961 के बेलग्रेड के सम्मेलन में, तो उनमें था रंग भेद का विरोध किया गया था। रंग भेद की जो नीति अपनाई गई थी ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में अपनाई गई है। काले गोरे का विभेद किया जाता है, यानी कि गोरे व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आपको पता है महात्मा गांधी के साथ भी ऐसी अनेक घटनाएं अफ्रीका में हुई थी, और नेल्सन मंडेला ने अपना 28 वर्ष तक जेल में रहकर अपने युद्ध को लड़ा, अपने रंग भेद नस्ल के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। लेकिन उनकी जो संघर्ष था, उनका जो संघर्ष था, अपना जीवन का जो त्याग था, उसके फलस्वरूप ही क्या हुआ, रंगभेद की जो नीति थी वह सिरे से समाप्त हो गई। तो पहला क्या था, इसमें रंगभेद का विरोध किया गया था। अगला उपनिवेशवाद का विरोध किया गया था। उपनिवेशवाद यानी कि भारत में जैसे ब्रिटेन का शासन हो गया, ब्रिटेन ने गुलाम बना लिया, ऐसे अनेक देशों को, छोटे छोटे देशों को, जो बड़े राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वह क्या है, अपने गुलाम बना रहे हैं, अपना उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं। तो इसका भी विरोध किया गया था। ठीक है मित्रों, अगली बात आती है शीत युद्ध का विरोध। शीत युद्ध का विरोध कैसे किया गया, यानी कि जो ऐसी वर्तमान में स्थिति हो गई थी 1945 से लेकर 1990 तक के दौर में, कि दोनों महाशक्तियों के बीच में कि कभी भी युद्ध हो सकता है। आपको पता है क्यूबा में मिसाइलें स्थापित कर दी गई थी, जिन्हें जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ या तो इनको हटा ले, नहीं तो हम क्या है, युद्ध बेड़े या युद्ध जारी कर देंगे। इस प्रकार से ऐसी स्थितियाँ बन गई थी उस टाइम पे। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। तो ऐसी स्थितियाँ बन गई थी। शीत युद्ध के दौर था, उसका भी विरोध किया गया, रंगभेद की नीतियों का विरोध किया गया, उपनिवेशवाद का विरोध किया गया, और सैनिक गुटबाजी का विरोध किया गया। सैनिक गुटबाजी का मतलब है कि आपस में सैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन करना या सेना को मजबूत करना और आपस में एक दूसरे को डराना। ठीक है, तो सैनिक गुटबाजी का भी इसमें विरोध किया गया था। अगली बात आती है परमाणु शस्त्रीकरण का विरोध किया गया, यानी निशस्त्रीकरण की नीति पर बल दिया गया, और परमाणु जो शस्त्र है उनको विकसित करने पर क्या किया गया, रोक लगाई गई। ठीक है, तो ये नकारात्मक उद्देश्य थे हमारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। जो उद्देश्य थे उनमें नकारात्मक उद्देश्यों के संदर्भ में ये आते हैं। इसके बाद में मित्रों आते हैं सकारात्मक उद्देश्य। सकारात्मक उद्देश्य में यूएनओ का समर्थन। 24 अक्टूबर 1945 को जो सोवियत संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था, उसका समर्थन किया गया था। तृतीय विश्व की एकता का समर्थन, यानी कि जो अफ्रीकी देश हैं, यानी जो एशियाई देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको एकजुट करने के संदर्भ में इसका समर्थन किया गया था। अगली बात आती है स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन, यानी कि विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी संप्रभुता के संदर्भ में बात आती है। संप्रभुता का मतलब होता है संप्रभुता, यानी संप्रभु, यानी कि स्वयं में सर्वशक्तिमान, यानी कि जो है अपने राष्ट्र के अंदर तो क्या है, अपने राष्ट्र के अंदर तो क्या हो जाए, वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, और बाहरी विदेश नीति है उसमें भी स्वतंत्रता स्थापित करे। तो ये संप्रभु की नीति अपनाई गई और स्वतंत्र विदेश नीति का संचार किया गया, यानी कि अपनी नीति कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी भी देश के दबाव में अपने को कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। यह गुटनिरपेक्षता आंदोलन का सकारात्मक जो उद्देश्य हैं उनमें आते हैं। ठीक है, तो यूएनओ को समर्थन हो गया पहला। इसके बाद में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो गई। इसके बाद में तृतीय विश्व के जो देश हैं उनको एकजुट करने पर बल दिया गया। उसके बाद में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन, और इजराइल संघर्ष में अरब इजराइल संघर्ष था उसमें अरब का साथ देने का इसमें वादा किया गया था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है, नेम है, वह वर्तमान संदर्भ में भी क्या है, आज के संदर्भ में भी यह प्रासंगिक है, और यह अपना जो नेतृत्व है, अपनी जो भूमिका है, वह सकारात्मक रूप से निभा रहा है। ठीक है मित्रों, तो इसके माध्यम से
आज की जो स्थितियाँ जो बन रही है, यानी कि जैसे रूस दोबारा से क्या नहीं, क्योंकि जो सोवियत संघ है उसका नेतृत्व रूस कर रहा है और इधर अमेरिका है, तो दोनों राष्ट्रों के मध्य में क्या है, वर्तमान में तृतीय विश्व युद्ध होने की चर्चाएं हमारे सामने आई थी। लेकिन ऐसा नाकाफी होगा, ऐसा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थितियां होती है तो आपको पता ही है इस बार रूस यूक्रेन युद्ध के जो मध्य में अमेरिका और रूस के मध्य में जो ऐसी स्थितियां थी, उसमें भारत ने अपनी विदेश नीति इस प्रकार प्रदर्शित की कि वह न तो अमेरिका से बुरा हुआ और न ही रूस से बुरा हुआ, और हमने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संदर्भ में सभी राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त किया है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी विदेश नीति यानी कि हमारी जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन की जो नीति है वहीं प्रासंगिक यानी वहीं सफलतम सिद्ध हुई है, और आज भी यह वर्तमान परिस्थितियों में भी लगातार सफल सिद्ध होती रही है। तो मित्रों, आज के टॉपिक में हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जाना कि यह एक तटस्थता की नीति नहीं है, यह एक तरह से न्याय संगत नीति है। सही गलत का निर्णय लेते हुए हमको किसी भी संदर्भ में यानी युद्ध के संदर्भ में किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, इसके संदर्भ में निर्णय करने की शक्ति है। ठीक है, और इसकी स्थापना में 3 जो प्रमुख सम्मेलन हुए, एक 1947 में एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद में द्वितीय जो दक्षिण एशियाई जो द्वितीय शिखर सम्मेलन हुआ वह 1949 में बांडुंग में हुआ। इसके बाद में तीसरा जो तृतीय जो दक्षिण यानी एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन यानी एशिया के राष्ट्र और अफ्रीकी राष्ट्रों ने मिलकर इस आंदोलन की नींव रखी, और इस आंदोलन में 29 राष्ट्रों ने भाग लिया, और इस जो सम्मेलन था इसमें 29 राष्ट्रों ने भाग लिया, और इस सम्मेलन के माध्यम से 5 राष्ट्रों के 5 नेताओं ने, जिनमें नेहरू है, सुकर्णो है, नासिर हैं, टीटो हैं और एक है हमारे क्वामे नक्रुमा, इन 5 जो फांडव के रूप में नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद में हमने अनेक सम्मेलनों के बारे में भी चर्चा की, जिसके बाद में हमने ये देखा कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, इन्होंने किस किस का समर्थन किया है, किन किन का समर्थन नहीं किया है। तो इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारतीय संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहे और विश्व राजनीति के संदर्भ में हम जो टॉपिक डाल रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी लेते रहे। ठीक है, नमस्कार। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें।